जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए स्टैटिक जीके का एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। ये मॉक टेस्ट संख्या आपका 3 है। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रश्न इसमें लिखे गए हैं उनकी जो भी एक्सप्लेनेशन ली गई है तो वो आप अपने नोटबुक में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कराए जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। ड्रिकयुल किस देश का उपनाम है? ड्रिकयुल किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, भूटान का उपनाम है ड्रिकयुल। दोस्तों, भूटान जो है ना, ये इसकी राजधानी है थिम्पू और इसकी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मुद्रा है गुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा गुल्ट्रम है और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वह है तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, आर्चरी बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे आप ये याद रखना, भूटान का एक नाम और है द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ये क्वेश्चन भी आपका आता है एग्जाम में। द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? तो भूटान को ही कहा जाता है द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। क्लियर दोस्तों। एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जो अपनी राष्ट्रीय आय में हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना करता है। एकमात्र देश जो हैप्पीनेस इंडेक्स को मापता है वो आपका कौन सा है? भूटान है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपका म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी क्यात। मुद्रा है क्यात और इसकी राजधानी नेपाइडो। म्यांमार की राजधानी नेपाइडो है, ये भी आप याद रखिएगा, और इसकी मुद्रा है क्यात। ऑप्शन में लिखा गया है नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। ये बहुत आता है एग्जाम में, ओस्लो किस देश की राजधानी है? नॉर्वे। बाकी जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान का एक नाम और है निप्पन। जापान को निप्पन भी कहा जाता है। निप्पन का मतलब होता है उगते सूर्य की भूमि। तो आपसे तो इसका सही जवाब होगा ड्रिकयुल, भूटान का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ कब बना था? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो किस शहर में? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। ठीक है दोस्तों यूएनओ जो है ना, इसकी जो बॉडी है वो कितनी है? यूएनओ की बॉडी 6 है। इसकी आधिकारिक भाषाएं भी 6 हैं और इसकी जो बॉडी है वो भी आपकी 6 है। अच्छा, यूएनओ का नाम किसने रखा था? रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम रूजवेल्ट के द्वारा रखा गया था। रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे तत्कालीन, उनके द्वारा ये नाम सुझाया गया था। तो आपसे पूछा गया है यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? नाटक मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया? नाटक मृच्छकटिकम जो लिखा गया है वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, शूद्रक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया बाणभट्ट ने लिखी है कादम्बरी के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी है। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर जो कहा गया है वो कहा गया है जूट को। ऑप्शन बी, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति, तो ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति। अच्छा, जूट जो है वो कौन से वर्ग में आता है? ये खरीफ की फसल में आता है। जूट खरीफ की फसल है, ये आप याद रखिएगा। नीचे लिखा है ऑप्शन में कपास को क्या बोलते हैं हम? कपास को सिल्वर फाइबर बोलते हैं। सिल्वर फाइबर किस फसल का नाम है? तो कपास का नाम है सिल्वर फाइबर और जूट का नाम है गोल्डन फाइबर। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, जूट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों यक्षगान ये रामायण की और महाभारत की कथाओं पर आधारित होता है और ये बड़ा फेमस फोक डांस है, और तो ये थिएटर भी है एक तरीके से। तो ये कर्नाटक का फोक डांस है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, कर्नाटक का लोक नृत्य है। अच्छा, कर्नाटक का एक लोक नृत्य और याद रखिएगा, कमसाले। कमसाले ये भी बहुत आता है एग्जाम में, कमसाले। एक और याद है ना, ढोलू कुनीथा, ये भी कर्नाटक में किया जाता है। ढोलू कुनीथा डांस कर्नाटक का है। और एक और याद रखना कर्नाटक का ही, वो है वायलता। वायलता किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये भी कर्नाटक का है। ठीक है, कंसाले, बायलता, ढोलू कुनीथा ये सब कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। क्लियर दोस्तों। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी वो आपकी कर्नाटक में होती है। कर्नाटक को भारत का कॉफ़ी स्टेट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो चंदन के वन मिलेंगे, तो भारत में जो चंदन के वन मिलेंगे वो भी कर्नाटक में मिलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कर्नाटक इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है केरल। केरल का एक डांस है आपका कथकली। केरल का डांस कौन सा है, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों यहाँ के क्लासिकल डांस हैं। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु को समर्पित होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तेलंगाना का एक बड़ा फेमस डांस है, वो है गुशाड़ी। गुशाड़ी लोक नृत्य, ये तेलंगाना में किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है या क्वेश्चन में आया है, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया है मंदारिन निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। दोस्तों मंदारिन भाषा ये किस देश में बोली जाती है, इसका सही जवाब क्या होगा, आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन और बांग्लादेश। तो मंदारिन जो भाषा है ये किस देश की भाषा है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, चीन। चीन की भाषा है मंदारिन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी आती है और ये कई बार रिपीट भी हुई है। मंदारिन चीन की भाषा है। दोस्तों चीन की बात करूं तो चीन की एक मुद्रा आप याद रखना, रेनमिनबी, ये बहुत आती है एग्जाम में। रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है, तो चीन की मुद्रा है। और चीन की एक मुद्रा और है युआन। युआन भी चीन में चलता है और रेनमिनबी भी चीन में चलता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है, दरी। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा दरी है। मंदारिन चीन की भाषा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड, दोस्तों ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे लिखा गया है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड हैं आपके। ठीक है, जैसे मैन बुकर अवार्ड आपसे पूछा जाता है। खेलों के लिए भी बहुत सारे अवार्ड होते हैं, तो आपसे ग्रैमी अवार्ड पूछा गया है, तो ये आप याद रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में है। तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम उस शहर में है जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई। सही जवाब होगा आपका अहमदाबाद। ऑप्शन ए अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा गया है, उसी में स्थित है श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अच्छा, अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो सही जवाब होगा साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी यहाँ बहती है अहमदाबाद में, और इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, तो अहमदाबाद को। और 2017 में यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला शहर बना था अहमदाबाद, ये आप याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है बेंगलुरु। बेंगलुरु में कौन सा स्टेडियम है, चिन्ना स्वामी। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये बेंगलुरु में है। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम। ग्रीन पार्क ये कोलकाता में है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में है। बाकी आपने सुना होगा वानखेड़े। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम ये आपको मुंबई में है। तो मैंने आपको चारों बता दिए, ये आप सब याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर में है। दोस्तों WTO बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ऑप्शन सी जेनेवा में स्थित है विश्व व्यापार संगठन। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन कब बना था, तो 1 जनवरी 1995 को बना था विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन जो बना था वो किस संधि के तहत बना, वो मराकेश संधि के तहत बना था। मराकेश ट्रीटी हुई थी, तो ये आप याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को रेगुलेट करता है। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, ये आप याद रखें। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया रोम। रोम में क्या है? रोम में है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। न्यूयॉर्क में तो बहुत सारे हैं, जैसे यूनिसेफ का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। जैसे आपका यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है ये भी। तो ये कई सारे मुख्यालय आप याद हैं। पेरिस, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। तो आपसे पूछा गया था विश्व व्यापार संगठन, तो ये आपका कहाँ पर है? जेनेवा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न, अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों ये जो उपन्यास है बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, जाति व्यवस्था के ऊपर लिखा गया है। तो अनटचेबल उपन्यास ऑप्शन डी मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। मुल्क राज आनंद, ये आप याद रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मुल्क राज आनंद का उपन्यास है अनटचेबल। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम क्या है? अम्बेडकर की आत्मकथा भी काफ़ी आती है एग्जाम में, तो आप याद रखना, वेटिंग फॉर वीज़ा। वेटिंग फॉर वीज़ा ये अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? अनटचेबल मुल्क राज आनंद ने लिखा है, वेटिंग फॉर वीज़ा अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। चलिए, अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताइए अम्बेडकर के बारे में। दो चीज़ें बड़ी फेमस कही जाती हैं, चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि। इन दोनों में क्या अंतर है और ये दोनों कहाँ पर हैं? दीक्षा भूमि कौन सी जगह है और चैत्य भूमि कौन सी जगह है? कमेंट में लिख के बताइएगा कि दीक्षा भूमि और चैत्य भूमि अंतर क्या है, और दोनों ही अलग अलग शहरों में है, तो उनकी लोकेशन भी आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो भी कहा जाता है? दोस्तों सांगपो किस नदी का नाम है? तो ये क्वेश्चन आपको याद है ऑलरेडी। सांगपो जो कहा जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से कहा जाता है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां देहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, वो सब इसकी सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये गंगा नदी के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि सुंदरबन डेल्टा जो बनता है वो किन दो नदियों के द्वारा बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। क्लियर दोस्तों? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है आपका सतलज नदी। सतलज नदी ये तिब्बत के क्षेत्र से ही आती है ये भी, और ये सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में एक्चुअली आती है ये, तो सिपकिला दर्रे के सहारे सतलज नदी भारत में एंटर करती है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, सिंधु नदी जो है ये लद्दाख में बहती है, ठीक है, आप याद रखना। और इसको सिंगी खब्ब भी कहा जाता है। सिंगी खब्ब किस नदी का नाम है? तो आपका जवाब होगा सिंधु नदी का नाम है। अच्छा, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया? 2008 में। गंगा नदी 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी, ठीक है। गंगा जो है ये आपकी गंगोत्री से निकलती है, जहाँ देवप्रयाग है, तो ये आप याद रखना। सांगपो किस नदी को कहा गया? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, चाइनामैन शब्दावली किस खेल में प्रयुक्त होती है? दोस्तों चाइनामैन शब्दावली जो है वो किस खेल की शब्दावली है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चाइनामैन जो होता है वो क्रिकेट में होता है, ठीक है, क्रिकेट में। लेफ्ट आर्म लेग स्पिन को क्या बोलते हैं? हम चाइनामैन बोलते हैं। क्या क्या लिखता है? लेफ्ट आर्म लेग स्पिन, लेग स्पिन, जो बाएं हाथ से लेग स्पिन कराता है उसको चाइनामैन बोलते हैं। तो जैसे कुलदीप यादव आप देखे होंगे, तो कुलदीप यादव वो चाइनामैन गेंदबाज है। ये क्रिकेट में एक शब्दावली यूज होती है, चाइनामैन क्रिकेट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट जो है इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आईसीसी, और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, ठीक है दोस्तों। अच्छा चलो, एक चीज़ बड़ी मज़ेदार बताता हूँ, टेबल टेनिस लिखा गया है। कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पिंग पोंग किस खेल का नाम है, तो पिंग पोंग टेबल टेनिस को ही कहा जाता है, आप याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया चाइनामैन, क्रिकेट में होता है चाइनामैन गेंदबाज। नेक्स्ट है आपका,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, हमारे संविधान के अनुसार जब किसी बिल को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, ऑप्शन सी। आप याद रखिएगा, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा की स्पीकर बनने वाली पहली महिला थी मीरा कुमार। मीरा कुमार, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से इथोपिया की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों, इथोपिया की मुद्रा बहुत आती है। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है। इसकी मुद्रा का नाम है बिर, ऑप्शन ए। इथोपिया की मुद्रा बिर है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है रिंगित। मलेशिया की जो मुद्रा है वो रिंगित है। मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। क्यात म्यांमार की मुद्रा है। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। और वॉन ये कोरिया की मुद्रा है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों की मुद्रा वॉन है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है बिर इथोपिया की मुद्रा है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न है जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब है दोस्तों कि जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बुंदस्टैग, डूमा, डायट और बुंदेसरात। सही जवाब क्या होगा? जर्मन जो विधानसभा की संघीय सभा है या जर्मनी की संसद है, इसको कहा जाता है बुंडस्टैग। बुंडस्टैग, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, नोट कीजिएगा इसको। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और जनरली आप इसको कर नहीं पाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा तो बुंदस्टैग जर्मन की संसद है, ये आप याद रखना। यहाँ पे लिखा गया डायट, जापान की संसद को डायट बोला जाता है। ठीक है, जापान की संसद डायट है और बुंडस्टैग जर्मनी की संसद है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है आपका ऑप्शन डी, कीवी। कीवी कीवी उड़ नहीं सकता, ये फ्लाईलेस होता है, ये आप याद रखना। और ये चींटी खाता है, ज़मीन के भीतर रहता है। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन इसकी राजधानी है, ये आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन डी सही है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी। नेक्स्ट है आपका इंटरपोल का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों, इंटरपोल जो बना था वो कब बना था? 1923 में बना था। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका? लियोन में है। ठीक है, लियोन। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन शहर में है। लियोन जो है वो फ्रांस का एक शहर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस इंटरपोल का मुख्यालय लियोन शहर में, फ्रांस में। क्लियर दोस्तों? अच्छा, लंदन में क्या है? लंदन में कौन सा मुख्यालय है? तो आप याद रखिएगा, लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जो मानव अधिकारों के खिलाफ काम करती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो लियोन इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चैत्य भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल है? चैत्य भूमि, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का समाधि स्थल है चैत्य भूमि, आप याद रखना। ठीक है, चैत्य भूमि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अच्छा, यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। राजघाट जो कि दिल्ली में है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अम्बेडकर का क्या कोई पत्र आपको याद है? हाँ, मूक नायक। अंबेडकर का एक पत्र जिन्होंने संपादित किया था वो था मूक नायक। ये बहुत आता है एग्जाम में। मूक नायक पत्र का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। क्लियर, आप याद रखिएगा। और अम्बेडकर की एक किताब बड़ी फेमस है, द रिडल इन हिंदुज्म। द रिडल इन हिंदुज्म। हिंदुज्म पर एक व्यंग किया है इन्होंने, द रिडल इन हिंदुज्म। द रिडल इन हिंदुज्म, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चैत्य भूमि B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? WWW के आविष्कार कौन है? तो पहले तो आप इसका अर्थ जान लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो WWW के आविष्कार कौन है? तो जवाब होगा टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली इसके आविष्कारक हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है रे टॉमलिंसन
ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टॉमलिंसन ने। तो आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, WW के आविष्कार हैं टिम बर्नर्स-ली। चार्ल्स बेबेज आप जानते हैं कंप्यूटर को बनाने वाले व्यक्ति थे। हाँ, लास्ट प्रश्न है आपका, कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? निम्नलिखित में से कोस्टा रिका, दोस्तों कोस्टा रिका ये आप देख रहे होंगे, यहाँ ये कोस्टा रिका है, ये इसकी एक राजधानी यहाँ पे आप देख रहे होंगे जहाँ स्टार बना हुआ है ये वाला भाग, तो इसकी राजधानी क्या है? सेंट जॉन्स। कोस्टा रिका जो है ये पैसिफिक ओशियन का एक कंट्री है, कैरेबियन सी से भी टच होता है, तो इसकी राजधानी क्या है? सेंट जॉस। ऑप्शन सी, कोस्टा रिका की राजधानी सेंट जॉस है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। दोस्तों आज के जो 20 क्वेश्चन हमने शामिल किए थे वो हमने आज पूरे कर लिए। 20 मिनट की क्लास हो गई है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ये सेशन आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक मुझे मोटिवेशन करेगा आगे मेरी क्लास जारी रखने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।